नमस्कार, साजिश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। सिर्फ एक गलती, जी हां, सिर्फ एक गलती पुतिन को यूक्रेन का युद्ध बुरी तरह हरा सकती है और इसे आप पुतिन का ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, यानी जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास। पुतिन ने 3 लाख सैनिकों की फौज को तैयार करना शुरू कर दिया है और उन्होंने इन फौजियों को यूक्रेन भी भेजना शुरू कर दिया है, लेकिन बड़ा खतरनाक रिएक्शन ज़ेलेंस्की की तरफ से आया। ज़ेलेंस्की ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि वो पुतिन की फौज को चुन चुन कर मारेंगे। इसलिए ये रिपोर्ट आप जरूर देखिए और समझिए कि पुतिन की फौज वाली फैक्ट्री में क्या हाहाकार वाली नौबत आ सकती है। रूस की 3 लाख की नई फौज कैसी होगी, कितनी तादाद होगी, ऐसी फौज का जमघट देखने में कैसा लगेगा। पुतिन की 3 लाख वाली सेना की ताकत कैसी होगी। पुतिन 3 लाख लड़ाकों के साथ क्या यूक्रेन के 3 और टुकड़े कर देंगे। पुतिन के टुकड़े टुकड़े वाले ऑपरेशन में क्या करेगी 3 लाख की सेना। बहुत से सवाल। पुतिन की फौज वाली फैक्ट्री कैसी है, रूस की नई फौज कैसे लड़ेगी, क्या रूस की नई ताकत उसकी कमजोरी साबित होगी या फिर नाटो को रौंदने वाला पुतिन का सबसे बड़ा कदम कहा जाएगा। ऐसी फौज जो पुतिन के लिए जान लेने के साथ साथ अपनी जान देने के लिए भी तैयार है, जिससे रूस के मिशन को सबसे बड़ी ताकत मिलने का दावा किया जा रहा है। रूस की विशालकाय सेना में कितने खूंखार लड़ाके हैं, वो लड़ेंगे तो कितनी जान लेंगे। आसमान से लेकर जमीन तक और हेलीकॉप्टर की बमबारी से लेकर डॉनबास के मोर्चे तक ज़ेलेंस्की को घेरने की तैयारी कैसी है, इसे चेक करने के लिए क्या हुआ, बहुत गौर से देखिएगा। पुतिन ने अपने बहुत ही भरोसेमंद रूस के रक्षा मंत्री को ऑर्डर दिया और फिर सर्गेई शोइगु पहुंच गए मॉस्को के पास ऐसी एक फौज वाली फैक्ट्री में, जहां नए नवेले फौजियों को बताया जा रहा है कि सामने ज़ेलेंस्की का हिटमैन होगा तो उन्हें कैसे गोली चलानी है। छोटी छोटी टुकड़ियां हैं जो रूस के हर छोटे बड़े मिलिट्री अड्डों पर इकट्ठा की जा रही हैं। इन फौजियों को मोर्चे का ऑर्डर मिल चुका है, बस इंतजार अब डिप्लॉयमेंट एरिया का है। इस मौके पर सर्गेई शोइगु से एक पत्रकार ने बहुत बड़ा और जरूरी सवाल पूछ लिया। सवाल भी देखिए और उसके जवाब पर भी बहुत गौर कीजिएगा। В рамках частичной мобилизации будут ли призываться женщины? Нет, этого не было ни в планах и нет в планах на будущее. Мы не предполагаем и не собираемся перебирать женщин. पुतिन ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध के लिए 3 लाख नए फौजियों की भर्ती का ऑर्डर दिया है। ये तादाद 12 लाख तक जा सकती है, लेकिन अभी इसका हुक्म जारी नहीं हुआ है क्योंकि इसे पार्शियल मोबिलाइजेशन का नाम दिया गया है। फिलहाल ये 3 लाख फौज आर्मी रिजर्व फोर्स से जुटाई जा रही है, या कहें कि रूस के आम शहरियों के बीच नए फौजी बनाए जा रहे हैं। अब इन फोर्स के लिए ज़ेलेंस्की का मैसेज क्या है, वो भी बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि इसी में ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन का युद्ध वाला असली एजेंडा छुपा हुआ है। Ви всі не вирішите проблему з тим одним, хто все це розпочав, хто почав цю безглузду для Росії війну проти України. Вас будуть вибивати по одному, роблячи цапами. Цапами відбувайлами, щоб не визнавати, що ця війна є історичною помилкою для Росії. ज़ेलेंस्की साफ साफ कह रहे हैं कि पुतिन उनको बलि का बकरा बना रहे हैं और वो युद्ध करेंगे तो यूक्रेन के हाथों एक के बाद एक मारे जाएंगे। ये ज़ेलेंस्की का माइंड गेम है। सवाल है कि क्या रूस के नए नवेले फौजी ज़ेलेंस्की के डराने वाले झांसे में फंस जाएंगे। यूक्रेन की फौज ने बहुत दम दिखाया है।
पुतिन की बहुत बड़ी फौज से यूक्रेन की सेना लगातार लड़ रही है। पुतिन ने जरूर यूक्रेन के 4 टुकड़े कर दिए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की फौज अब भी डटी हुई है। ऐसे में पुतिन के सामने संकट नई फौज तैयार करने का है, यानी नंबर्स किसी भी युद्ध के आंकड़े में बहुत मायने रखते हैं। इसीलिए पुतिन का फोकस उन नए फौजियों पर भी है जिन्हें भर्ती करने के बाद फौरन यूक्रेन भेजा जा रहा है। रूस की फौज ने इनको हथियार देने शुरू कर दिए हैं ताकि वो यूक्रेन के मोर्चे पर जाकर युद्ध में शामिल हो। Вручение оружия. Встать в строй. Есть. Высший состав с вручением стрелкового оружия. युद्ध वाला जोश दिलाने के लिए पुतिन की कोशिश जारी है। पुतिन को कई फ्रंट पर नुकसान हुआ है, लेकिन उनका बड़ा मकसद भी हासिल हो चुका है। डॉनबास में अब रूस का झंडा लहरा रहा है और ये पुतिन का बाकी यूक्रेन के साथ पूर्वी यूरोप या कहें कि नेटो देशों को भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है, जिसमें मॉस्को की तरफ से मैसेज साफ है। वो ये कि पुतिन का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। 3 लाख नए सैनिकों को मोर्चे पर रवाना करके पुतिन ने ये बात क्लियर कर दी है कि अगर यूक्रेन और नेटो इस बात को सोच रहे हैं कि वो डॉनबास से आगे नहीं बढ़ेंगे, तो इसका गलत अंदाजा लगता है उनके लिए घातक साबित होगा। खार्किव से पीछे हटी पुतिन की फौज ने एक बार फिर वहां का मोर्चा जिंदा कर दिया है। Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении. В связи с созданием угрозы окружения, союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи. 3 लाख फौज को डिप्लॉय करने के साथ पुतिन अब यूक्रेन की जंग के तीसरे फेज के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसा पूरी दुनिया को समझ में आ गया है कि पुतिन अब रुकने वाले नहीं हैं। इजराइल के अखबार जेरूशलम पोस्ट की ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें बताया गया है कि पुतिन अब यूक्रेन में तीसरे फेज वाले युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। युद्ध के लिए पुतिन का तीसरा फेज कैसा होगा, इसे बहुत गौर से समझिएगा। पुतिन के युद्ध का फैसला फरवरी में युद्ध के साथ शुरू हुआ। कीव पर कूच नाकाम हुआ, यानी युद्ध में पुतिन का पहला फेज विन हो गया। दूसरे फेज में पुतिन ने डॉनबास के आसपास युद्ध शुरू किया, मारियोपोल जीता और अब उन्होंने यूक्रेन के और टुकड़े कर दिए, यानी पुतिन का दूसरा फेज कामयाब हुआ। अब युद्ध का तीसरा फेज है डॉनबास पर कब्जा मजबूत करना और 3 लाख फौज को डिप्लॉय करना पुतिन के तीसरे फेज का सबसे बड़ा एजेंडा है। पुतिन युद्ध खींचेंगे या रोककर यहीं थम जाएंगे, इसे लेकर उनके इरादे क्या हैं, इसका पता बहुत साफ साफ नजर आने लगा है। लेकिन ज़ेलेंस्की का नेवर से डाई, यानी किसी भी कीमत पर हार ना मानने वाला जज्बा कायम है। भले ही उनके देश का एक बड़ा हिस्सा अब रूस के कब्जे में जा चुका है। Влаштувала фарс на Донбасі. Абсолютний фарс, який хотіла подати як нібито референдум. Ось там щось зображали, водили автоматників по будинках, носили папірці, пропагандисти це все знімали в тій частині Донбасу, яку вони контролювали. डॉनबास हार चुके ज़ेलेंस्की के पास इस वक्त खार्किव को बचाए रखने के लिए बहुत बड़ा जिम्मा है और पुतिन की कोशिश है कि किसी भी तरह डॉनबास में नई फौज को तैनात करें। वो आगे के मिशन के लिए अपनी बेहतरीन फौज से दबाव कुछ कम करें। इससे साफ नजर आ रहा है कि 2022 को लहूलुहान करने के बाद पुतिन की फौज 2023 में भी बड़े खून खराबे के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। ऐसे में बात बहुत साफ है, पुतिन का युद्ध 2023 में भी एंट्री करेगा, इसकी पूरी गारंटी है। ऑपरेशन खार्किव की अगली स्टेज कैसी होगी? क्योंकि डॉनबास पर कब्जे के बाद यह पुतिन का सबसे बड़ा असॉल्ट होगा, जो दुनिया के सामने सबसे क्रूर हमलों का गवाह बन सकता है। पुतिन ने अब किसी भी तरह की रहम दिखाने से इनकार कर दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि खार्किव पर दोबारा हमला हुआ तो ज़ेलेंस्की के एक और बड़े शहर पर रूस कब्जा कर पाएगा और इसमें कितने दिन लग सकते हैं।
पुतिन के सामने खार्किव का चैलेंज क्या है? ज़ेलेंस्की के सामने खार्किव की चुनौती क्या है? यूक्रेन के सबसे बड़े शहरों में से एक खार्किव का युद्ध तीसरे स्टेज में मारियुपोल और सेवरोडोनेत्स्क में हुई जंग से कितना खतरनाक होगा? इसे समझने के लिए हम आपके लिए कुछ बातें बहुत पुख्ता रिसर्च के साथ निकाल कर लाए हैं। यूक्रेन युद्ध, जिसे पुतिन अपना स्पेशल ऑपरेशन कहते हैं। पुतिन ने खेरसॉन पर सिर्फ 7 दिनों में कब्जा किया था। डॉनबास के एक और बड़े शहर सेवरोडोनेत्स्क पर कब्जा करने के लिए पुतिन को 29 दिन लगे थे, जबकि दक्षिण की तरफ सबसे बड़ी पोर्ट सिटी मारियुपोल को पुतिन ने 55 दिनों में अपने कब्जे में कर लिया था। दुनिया ने मारियुपोल की तबाही देखी है, ज़ेलेंस्की की फौज पर कमर तोड़ देने वाले हमले देखे हैं। दुनिया ने लुहांस्क और डोनेट्स्क शहर पर हमले देखे हैं, जहां पहले से रूस समर्थित विरोधियों का दबदबा रहा है। दुनिया ने दक्षिण की तरफ खेरसॉन और ज़ापोरिज़िया पर रूस की चढ़ाई देखी है, जिस पर रूस की बहुत तेज कार्रवाई ने पूरे यूरोप को चौंका कर रख दिया। अब 3 लाख फौज के साथ पुतिन क्या कर सकते हैं, इसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। खार्किव को लेकर ज़ेलेंस्की की मुश्किल क्या है और पुतिन के लिए आसानी क्या है, इसका जवाब आपको मैप पर मिल जाएगा। खार्किव यूक्रेन की राजधानी कीव से 480 किलोमीटर दूर है, जबकि ये रूस के बॉर्डर से सिर्फ 42 किलोमीटर दूर है। अब अंदाजा लगाइए कि 3 लाख नई फौज उतरने के साथ खार्किव का डिफेंस ज़ेलेंस्की के लिए कितना बड़ा चैलेंज बनने वाला है। खार्किव पर अभी तक हुए 2 बड़े हमले नाकाम साबित हुए। पहला हमला फरवरी और मार्च के दौरान हुआ था, जबकि पुतिन का दूसरा ऑपरेशन अगस्त और सितंबर के दौरान फेल रहा। खार्किव पर रूस की बमबारी से बहुत दहशत रही, लेकिन पुतिन ज़ेलेंस्की के इस शहर का कुछ खास नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन अब डॉनबास में अपना मोर्चा मजबूत करने के लिए पुतिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन इस वक्त इन शहरों पर हवाई हमले के लिए 2 बहुत ही खतरनाक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें एक है कमो 52 हेलीकॉप्टर, जिसने पूरे डॉनबास में रूस के हेलीकॉप्टर अटैक की कमान संभाली हुई है। वहीं रूस का पुराना अटैक हेलीकॉप्टर मी-35, जिसे फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है, उसकी तादाद भी ऑपरेशन में बढ़ा दी गई है। मी-35 की बॉम्बिंग की तस्वीरें जमीन पर किसी भी दुश्मन के होश उड़ा सकती हैं। इसमें लगे रॉकेट जब एक साथ फायर किए जाते हैं तो एक बड़े इलाके में दुश्मन के पास भागने तक का रास्ता नहीं बचता। पुतिन का घेरा बढ़ता जा रहा है और खार्किव की जंग में पुतिन की फौज बहुत जालिम साबित हो सकती है। अगर डॉनबास के बाद खार्किव ज़ेलेंस्की के हाथ से निकला तो कीव को ज़ेलेंस्की कब तक बचा पाएंगे, इसका अंदाजा तो आप भी लगा सकते हैं। अब आपको बताएंगे कि पुतिन बैक टू बैक हार मिलने से आखिर क्यों बौखलाए हुए हैं और अब वो क्या कर सकते हैं। लिमन फ्रंट पर जीत के बाद यूक्रेन का अगला टारगेट आखिर क्या होने वाला है, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि यूक्रेन बॉर्डर के करीब रूस का सबसे खतरनाक फाइटर जेट क्या कर रहा था। ये ऐसे लड़ाकू विमान है जिसको उतारने का मतलब है कि पुतिन के पास ऑप्शन बहुत कम बचे हैं। रूस की बैक टू बैक हार, लेमन में रूस की करारी मार, युद्ध में जीत के गेटवे पर यूक्रेन, ज़ेलेंस्की इतिहास रच डालेंगे। या फिर पुतिन अंतिम हथियार चलाएंगे।
का किला फतह कर लिया, वो भी रूस की सेना को बुरी तरह खदेड़कर। लिमन में यूक्रेन का पलटवार सधा हुआ था। सटीक निशाने पर ज़ेलेंस्की सेना ने विध्वंसक हमले अंजाम दिए। सबसे ज्यादा मार रूस की टैंकों को झेलनी पड़ी। यूक्रेन ने रूस के टैंकों का क्या हाल किया, उसे कबाड़ में तब्दील हुए जंगी हथियारों से समझिए। यूक्रेन ने हाइमर्स से अटैक कर रूसी टैंकों की चीथड़े उड़ा दिए। यूक्रेन फोर्स के रॉकेट अटैक से रूस के हथियार गोदाम बर्बाद हुए, जिसके बाद रूस की सेना उल्टे पांव लीमन से भागी। लीमन की हार से क्रेमलिन में हड़कंप मचा है। पुतिन ने युद्ध के मैदान में महाविनाश के हथियारों को भेजना शुरू कर दिया है। रूस की सेना के सबसे विनाशकारी फाइटर जेट को यूक्रेन सेना पर मंडराते हुए देखा गया है। यूक्रेन बॉर्डर पर Su-57 की उड़ान। क्या पुतिन हाइपरसोनिक हमला करेंगे? Su-57 किंजल किलर से लोडेड है। रूस के सुखोई Su-57 से डरा यूक्रेन। यूक्रेन बॉर्डर पर मंडराते महाविनाशकारी जंगी जेट की तस्वीरें हैं ये। वीडियो यूक्रेन के बेलगोरोद क्षेत्र के डैगोनस्कोय गांव का बताया गया। हालांकि वीडियो की सत्यता की पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन ये जंगी जेट अगर वॉर जोन में आ गया है तो क्या हो सकता है, इसके अंदाजे भर से यूक्रेन में खौफ फैल गया है। आखिर रूस के इस फाइटर जेट में ऐसा क्या है जिससे खलबली मची है? जानेंगे Su-57 की विस्फोटक डिटेल। पहले उस लीमन फ्रंट का ब्यौरा जिसकी जीत ने युद्ध को नया मोड़ दे दिया है। लीमन फ्रंट की अहमियत युद्ध में इतनी अहम है कि इसे रूस की लाइफलाइन कहा जाता है। लीमन की करेक्ट लोकेशन देखिए, फिर इस फ्रंट पर यूक्रेन की जीत के मायने आपको बताते हैं। लीमन यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव से 160 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। लीमन एक ऐसा गेट है जहां से रूस के कब्जे वाले सेवेरोडोनेत्स्क, लुहांस्क और डोनेत्स्क का रास्ता खुलता है। यानी लीमन वो रूट है जिससे रूस की सेना सीधे सीधे रूस के कब्जे वाले इलाके में सेंधमारी कर सकती है। लीमन की जीत इस मायने में अहम है कि इससे पूरे डॉनबास रीजन में यूक्रेन की जीत का रास्ता बन सकता है। यही वजह है कि लीमन में जीत के बाद यूक्रेन फोर्स ने विक्ट्री डांस किया, ग्रुप फोटो खिंचवाई। यूक्रेन का झंडा लीमन पर फहराते हुए यूक्रेन के जवानों ने जीत का जमकर जश्न मनाया। लीमन फ्रंट पर यूक्रेन के कब्जे के बाद रूस को अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि लीमन रूस की सेना का प्रमुख परिवहन केंद्र था। इस इलाके में रूस के करीब 5000 से अधिक जवान थे। रूस के लिए यह लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट हब बना हुआ था। यूक्रेन में होने वाले हमलों के लिए यह इलाका काफी अहम था। यह इलाका डोनेत्स्क के उत्तर में स्थित है, जहां के रास्ते युद्ध में रसद और हथियारों की सप्लाई की जा रही थी। साफ है, लीमन पर कब्जा कर यूक्रेन ने रूसी सेना को करारा झटका दिया है। इस जीत के बाद डिफेंस ऑफ यूक्रेन ने भी ये संदेश जारी कर रूस को चिढ़ाया। तो वहीं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने लीमन फतेह यूक्रेन की जीत का आगाज भर माना है। लीमन की जीत को ज़ेलेंस्की ने रूस की रेफरेंडम वाली तरकीब की काट बताया है। Український прапор вже в Лимані, Донецької області. Там ще тривають бойові дії, але там вже немає і сліду від якогось там псевдореферендуму. За цей тиждень українських прапорів на Донбасі стало більше. Ще за тиждень стане ще більше. रूस को लीमन से खदेड़ने के बाद यूक्रेन ने सवाल दागा है कि क्या रूस दोबारा इस फ्रंट पर भिड़ने की हिम्मत जुटा पाएगा। इस बीच यूक्रेन ने रूस की सेना पर नागरिकों को निशाना बनाने के आरोप भी लगाए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के सैनिकों ने खार्किव के कुपियांस्क में नागरिकों के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की। 7 गाड़ियों को रूस की सेना ने निशाना बनाया। हमले में 10 बच्चों समेत 20 लोगों की मौत की जानकारी दी गई।
खार्किव के गवर्नर ने इस अटैक की जानकारी साझा करते हुए रूस की सेना की जमकर निंदा की। उधर ज़ैपोरिज़िया में भी S-300 मिसाइल से स्थानीय लोगों को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया। रूस के मिसाइल अटैक में 30 लोगों की जान जाने की बात कही गई। नागरिकों पर रूस के हमले को बैक टू बैक मिल रही हार की खींच माना जा रहा है। हालांकि रूस यूक्रेन फोर्स को जल्द बहुत बड़ी चोट पहुंचाने की तैयारी में है, क्योंकि पुतिन की सबसे पसंदीदा फैक्ट्री में नॉनस्टॉप TOS-1A का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। TOS-1A एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। रूस की उरल वैगन जावोद फैक्ट्री पुतिन की पसंदीदा बारूदी कारखाना है। यह फैक्ट्री रूस की सबसे बड़ी वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रयोगशाला है, जहां दुनिया में सबसे बड़ा युद्धक टैंक बनाया जाता है। पुतिन की पसंदीदा फैक्ट्री को यूक्रेन युद्ध के लिए खास तौर पर हथियार तैयार करने के ऑर्डर मिले हैं, जिसमें सबसे अहम है TOS-1A। ये एक बख्तरबंद रॉकेट लॉन्चर है जो सभी दिशाओं में ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाता है। TOS-1A को अमेरिका के हाइमर्स से ज्यादा विध्वंसकारी माना जाता है। यूक्रेन में हाइमर्स ने रूसी सेना को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। जाहिर है इसी वजह से पुतिन फोर्स को TOS-1A की सख्त जरूरत है। रूस का यह हथियार कितना घातक है, इसे भी जानिए। TOS-1A रूस की सेना में 1987 से तैनात है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 15 सेकंड में 30 राउंड फायर करता है। इसकी फायर रेंज 10 किलोमीटर दूर तक है। TOS-1A का कैलिबर 220 mm का है। साथ ही में एक बार में ये 530 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेशन अंजाम दे सकता है। रूस ने इस हथियार का इस्तेमाल चेचन युद्ध और इराक की लड़ाई में कर रखा है। यूक्रेन युद्ध में पेस्टी फ्रंट पर TOS-1A की तैनाती के सबूत मिले। हालांकि पुतिन के इस जंगबाज के अपडेटेड वर्जन की मारक क्षमता का अभी किसी को अंदाजा नहीं, क्योंकि पुतिन की पसंदीदा फैक्ट्री में TOS-1A का एडवांस वर्जन रेडी हो रहा है, जो पहले से ज्यादा घातक और विनाशकारी साबित हो सकता है। मगर पश्चिमी देश ये मानकर चल रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन युद्ध को बिना परमाणु हमले के कभी जीत नहीं पाएंगे। तो क्या इसी का ट्रेलर यूक्रेन बॉर्डर पर देखा, जहां Su-57 मंडरा रहा है। रूस के सुखोई Su-57 को हर मायने में अमेरिकी F-35 से बेहतर माना जाता है। रूस का ये फाइटर जेट परमाणु मिसाइलों के साथ एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल दाग सकता है। Su-57 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। विमान में 101 KS इंफ्रारेड सर्च एंड सिस्टम भी लगा हुआ है, जो छिपे हुए दुश्मनों को भी खोजने और ट्रैक करने में सक्षम है। रूस का सुखोई Su-57 लड़ाकू विमान घातक हथियारों से लैस है, जिसमें शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइलें तो हैं ही, साथ ही 150 किलोमीटर तक जमीन पर हमला करने वाली एयर टू ग्राउंड अटैक मिसाइलें भी शामिल हैं। ये रूसी जेट वेम्फेल R-37 हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ एटमी मिसाइल किंजल भी दागता है। परमाणु हमला करने वाला फाइटर जब जंग के मैदान में दिखेगा तो दहशत फैलेगी ही। रूस ने भी ये माना है कि यूक्रेन फ्रंट पर उसके 4 Su-57 जेट तैनात हैं। हालांकि इनकी उड़ान यूक्रेन की हवाई क्षेत्र से बाहर ही बताई गई। ऐसे में यूक्रेन बॉर्डर पर Su-57 के उड़ान भरने की पक्की जानकारी किसी के पास नहीं है। मगर पश्चिमी मीडिया में अटकलें हैं कि रूसी सेना जितने फ्रंट हारती जा रही है, परमाणु युद्ध की आशंका उतनी बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए पोलैंड में आयोडीन की गोलियां बांटी जा रही हैं। आयोडीन की गोलियां न्यूक्लियर रेडिएशन के खतरे को कम करती हैं। युद्ध में पुतिन को न्यूक्लियर अटैक के लिए उकसाने वालों की भी कमी नहीं है। नेटो चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने भी पुतिन के हालिया कदम को परमाणु तबाही का आगाज बताया है। साथ ही ये धमकी भी दी है कि नेटो यूक्रेन की हर तरह से मदद जारी रखेगा। जाहिर है इसी मदद से यूक्रेन जंग में टिका है, कई फ्रंट जीत रहा है। यूक्रेन फोर्स का बढ़ता दबदबा किसी भी वक्त एटमी हमले का सबब बन सकता है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध ने व्लादिमीर पुतिन की नींद उड़ा दी है। यूक्रेन में रूस के सैनिक पीछे हट रहे हैं और जेलेंस्की को अमेरिका और यूरोप के देशों से बड़े पैमाने पर हथियार मिल रहे हैं। इधर रूस का हाल है कि उसकी सेना के पास हथियारों की कमी हो रही है। दोस्त भी पुतिन को ऐसे मिले हैं
कि ऐन वक्त पर धोखा दे देते हैं। हाथ मिलाते मिलाते जब काम की बात आती है तो पुतिन को उनके बहुत ही करीबी दोस्त ने ऐसा धोखा दिया कि पुतिन जीते जी कभी नहीं भूल पाएंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए कैसे शी जिनपिंग ने पुतिन के साथ दगाबाजी की। पुतिन का यार धोखेबाज निकला। साथ देने से मुकर गया पुतिन का दोस्त। बीच राह झटक दिया पुतिन का हाथ। पुतिन ने मांगी मदद, फ्रेंड ने किया इनकार। पुतिन और शी की दोस्ती में दरार। ड्रैगन की यारी रूस पर पड़ी भारी। पुतिन से दोस्ती का दंभ भरने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने वादे के बड़े कच्चे निकले। दुनिया भर के मंचों पर यूक्रेन युद्ध में रूस का साथ देने का परचम फहराने वाले शी जिनपिंग ने पुतिन को ऐसा धोखा दिया है जिसे पुतिन जीते जी नहीं भूल पाएंगे। शी जिनपिंग ने पुतिन को कैसे, कब, कहां और क्यों धोखा दिया, इसकी डिटेल समझने के लिए आपको जाना होगा 8 महीने पीछे, फरवरी के उस महीने में जब पुतिन विंटर ओलंपिक्स में शिरकत करने चीन पहुंचे थे। फरवरी में जब शी जिनपिंग पुतिन से मिले तो दोनों के बीच दोस्ती की बेल और चढ़ी। इस मुलाकात में तय हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के लिए हर जरूरत में सहयोगी बनकर पेश आएंगे। शी जिनपिंग और पुतिन के बीच कस्में वादों का लंबा दौर चला। जाहिर है जब यूक्रेन पर हमले का पुतिन प्लान बना रहे हों और तभी चीन जैसे देश से उन्हें समर्थन मिले तो बाँछें तो खिलनी ही थी। लेकिन पुतिन और शी जिनपिंग की ये दोस्ती अपने पहले लिटमस टेस्ट में ही फेल हो गई। जब रूस ने चीन से यूक्रेन जंग में लड़ने के लिए हथियार मांगा, चीन का असली चरित्र खोलकर सामने आ गया। चीन ने कूटनीतिक भाषा में रूस के हथियार वाले रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। तब जब पुतिन को हथियारों की सख्त जरूरत थी, तब जब रूस की सेना यूक्रेन में अमेरिका के हाइमर्स से लोहा ले रही थी, जब अमेरिका की होवित्जर तोपें यूक्रेन में रूस के सिपाहियों पर आग उगल रही थी, जब जैवलिन रॉकेट लॉन्चर्स यूक्रेन के टैंकों का शमशान तैयार कर रहे थे, जब 30 देश एक साथ मिलकर यूक्रेन को पैसा और हथियार दोनों भेज रहे थे, ठीक उस वक्त चीन ने रूस को हथियार देने से मना कर दिया। चीन की मंशा इसके पीछे क्या थी, इसकी डिटेल आपको दिखाएंगे। शी जिनपिंग ऐसे गच्चा देंगे पुतिन ने सोचा तक नहीं था। लेकिन चीन के लिए दोस्ती और दुश्मनी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब चीन ने अपनी दगाबाजी का प्रदर्शन किया है। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी रूस को गच्चा दे चुका है। UNSC में जब रूस के खिलाफ यूक्रेन में मानवाधिकार के उल्लंघन के खिलाफ प्रस्ताव आया तो चीन ने वोटिंग करने से इनकार कर दिया। 15 देशों के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 सदस्य हैं, जिसमें से 10 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। असल में चीन मौके की दोस्ती करता है अपने फायदे के लिए। जब पुतिन यूक्रेन युद्ध का ऐलान करने वाले थे तब चीन ने रूस से तेल मांगा। सस्ता तेल। शी जिनपिंग की समझ साफ थी, वक्त नाजुक है और रूस चीन को इनकार नहीं करेगा। रूस ने सस्ते तेल की सप्लाई शुरू कर दी। बदले में शी जिनपिंग ने दुनिया भर में ये मैसेज दिया कि उन्हें यूक्रेन वॉर से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वो संपूर्ण रूप से यूक्रेन के खिलाफ नहीं है।
हालांकि रूस की ओर से ये बार बार कहा गया कि चीन उसका टाइम टेस्टेड दोस्त है और यूक्रेन पर वॉर में उसके साथ है, जबकि हकीकत आपके सामने है। चीन का नैतिक समर्थन तो मॉस्को पहुंचा, लेकिन उसकी सेना को चीन के जरूरी साजो सामान नहीं मिले। नतीजा, सामने यूक्रेन बढ़ता जा रहा है और रूस पीछे हट रहा है। हालांकि रूस के पीछे हटने का एकमात्र कारण यही नहीं, शी जिनपिंग और पुतिन की दोस्ती को माना जाता रहा है। इनकी नजदीकियां अमेरिका के लिए सिरदर्द का सबब हैं। दोनों नेताओं के बीच रिश्ते, दोनों देशों के बीच संबंधों का नया चैप्टर है। लेकिन ये क्या? लेकिन ये फ्रेंडशिप तो पहले चैप्टर पर ही चल बसी लगती है। ये तथ्य है कि चीन को ताइवान मुद्दे पर रूस के समर्थन की दरकार है और यूक्रेन फ्रंट पर रूस को चीन का समर्थन चाहिए। इससे आगे और, क्योंकि दोनों का दुश्मन एक है और वो है अमेरिका, जिसे हराने के लिए रूस और चीन का एक होना बेहद जरूरी है। शी जिनपिंग अपने सबसे बड़े दुश्मन को पटखनी देने के लिए रूस के साथ हैं, वरना कोई वजह नहीं दिखती कि कभी एक दूसरे के खून के प्यासे देश एक दूसरे से गलबहियां करते देखें। ऐसा कहने का आधार बहुत पुख्ता है। रूस और चीन के बीच सीमा विवाद ने हजारों लोगों की जान ली है। एक समय तो ऐसा भी आया था जब रूस ने चीन पर परमाणु बम दागने की तैयारी कर ली थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने दावा किया था कि मार्च 1969 के दौरान तनाव इतना बढ़ गया था कि रूस ने चीन पर परमाणु हमला करने की तैयारी कर ली थी। रूस के राष्ट्रपति से आदेश मिलने के सिर्फ 15 मिनट के अंदर परमाणु मिसाइल लॉन्च कर दी जाती। ये घटना शीत युद्ध की शुरुआत के लगभग एक दशक बाद हुई थी। उस समय अमेरिका की धमकियों से तंग आकर सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव ने फिदेल कास्त्रो के अनुरोध पर अपनी परमाणु मिसाइलों को क्यूबा में तैनात कर दिया था। दूसरा उदाहरण देखिए, आज भी चीन का एक बड़ा वर्ग रूस के पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक पर अपना दावा करता है। यह शहर प्रशांत महासागर में रूस की नौसैनिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। असल में सोवियत संघ और चीन कम्युनिस्ट शासित देश होने के कारण पहले तो दोस्त थे, लेकिन 16 अक्टूबर 1964 को चीन ने पहला परमाणु परीक्षण कर दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया था। इसके बाद चीन ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न देश होने का ऐलान कर दिया। इससे रूस की चिंताएं बढ़ गईं। रूस ने बड़े पैमाने पर चीन से लगी सीमा पर सैनिकों की तैनाती कर दी। इससे दोनों देशों के बीच सैन्य झड़पें भी शुरू हो गईं। परमाणु शक्ति संपन्न होने के नशे में चीनी सैनिक अक्सर रूसी सैनिकों से उलझ जाते थे। 1965 में रूस और चीन के बीच सीमा पर छिटपुट झड़पें शुरू हो गई थी। इनमें दोनों देशों के सैकड़ों सैनिकों की मौत भी हुई। 1969 में दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि मार्च से सितंबर तक दोनों देशों के बीच अघोषित युद्ध लड़ा गया। इस अघोषित युद्ध के पीछे भी ड्रैगन की एक बड़ी चाल थी। चीन के ताकतवर नेता माओ त्से तुंग ने घरेलू उठापटक से जनता का ध्यान हटाने के लिए रूस के साथ तनाव बढ़ाने का फैसला किया था। 2 मार्च 1969 को चीन के सैनिकों को बीजिंग से सीधा आदेश मिला कि वो चेन बबाओ द्वीप पर तैनात रूस के KGB बॉर्डर ट्रुप्स पर हमला करें। ये क्षेत्र रूस के प्रिमोर्स्की क्रॉय और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हेइलोंगजियांग प्रांत के बीच उस्सुरू नदी पर स्थित था, जिसके बाद 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों ने रूस के सैनिकों पर हमला कर उन्हें मार डाला। माओ त्से तुंग को यह लगता था कि रूस की सेना जवाबी कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन रूस में चीन के इस हमले को लेकर प्रतिक्रिया हुई। रूस इतना ज्यादा नाराज हो गया कि उसने अपने स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रख दिया। उस समय रूस की परमाणु मिसाइलें चीन से 1500 किलोमीटर की दूरी पर तैनात थी, लेकिन रूस के नेतृत्व को डर था कि अगर चीन पर परमाणु हमला किया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और अमेरिका को मौका मिल जाएगा। रूस सब कुछ सह सकता है, अमेरिका की दखलंदाजी उसे बर्दाश्त नहीं। इसलिए रूस चीन की ओर झुकता गया और सोवियत संघ के विघटन के बाद जब पुतिन की सत्ता की शुरुआत हुई तो चीन चुपके से मॉस्को में तथाकथित दोस्त की तरह एंट्री कर गया और अब मौका मिलते ही रूस की पीठ पर वार कर रहा है। ये दीगर बात है कि दिखावे के खिलाफ चीन रूस के साथ लगातार युद्धाभ्यास करता रहता है। जहां अमेरिका का हित हो वहां रूस के साथ मुखालफत भी करता है, लेकिन जहां बात रूस के हित की आती है तो शी जिनपिंग पांव पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि उन्हें पुतिन से दोस्ती तो निभानी है, लेकिन अपनी शर्तों पर, जिसमें बस उसका फायदा हो।
अगर शी जिनपिंग ने व्लादिमीर पुतिन को धोखा दिया है तो अमेरिका का ड्रीम प्रोजेक्ट भी खतरे में पड़ गया है, क्योंकि जब एक तरफ पुतिन यूक्रेन को तोड़ रहे हैं तब पुतिन के दुश्मन नेटो के अंदर दो फाड़ होने की नौबत आ गई है। 3 हफ्तों के अंदर यूरोप में क्या हुआ, पुतिन के दुश्मनों का गुट कैसे अंदरूनी युद्ध की चपेट में आ सकता है, इसकी बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। ग्रीस तुर्की में फिर बढ़ा विवाद। दुनिया पर मंडरा रहा नई जंग का खतरा। भूमध्य सागर में भड़की जंग की चिंगारी। एर्दोआन का जुनून तोड़ेगा नेटो। क्या नेटो में दरार आ चुकी है? क्या यूक्रेन जंग के दौरान नेटो टूट जाएगा? क्या तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप तैयप एर्दोआन की जिद नेटो को तोड़ देगी? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया पूछ रही है, क्योंकि नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के 2 देश ग्रीस और तुर्की में एक बार फिर विवाद उठ खड़ा हुआ है। आलम यह है कि दोनों देश जंग की कगार पर खड़े हैं। ये 3 हफ्तों में दूसरी बार है जब ग्रीस और तुर्की के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है, और इस बार इस विवाद की वजह बनी है वो 2 तस्वीरें जिनमें नेटो के अगुआ अमेरिका के हथियारों और दूसरे सैन्य उपकरणों से लदे जंगी जहाज ग्रीस के 2 द्वीपों लेस्बोस और सेमोस पर खड़े दिखाई दिए हैं। यही वो तस्वीरें हैं जिनमें अमेरिका के 2 जंगी जहाज ग्रीस के द्वीपों पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। तुर्की का कहना है कि उसके एक ड्रोन ने ये तस्वीरें खींची हैं, और अमेरिकी जंगी जहाजों में से एक 12 सितंबर और दूसरा 18 सितंबर को ग्रीस के इन दोनों द्वीपों पर आए थे। इतना ही नहीं, तुर्की का आरोप है कि इन जहाजों से बख्तरबंद गाड़ियां और दूसरे सैन्य उपकरण इन दोनों द्वीपों पर उतारे गए। तुर्की लगातार ये आरोप लगाता आ रहा है कि ग्रीस अमेरिका की मदद से उसके आसपास के एजियन द्वीपों पर अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है, और ये उसे मंजूर नहीं है। दरअसल ग्रीस और तुर्की के बीच एजियन सागर में 6 द्वीपों सेमोथ्रेस, लिमनोस, लेस्बोस, चियोस, सेमोस और इकारिया को लेकर विवाद है। तुर्की ने अमेरिका पर भी बड़ा आरोप लगाते हुए ये दावा किया है कि 2022 की शुरुआत से ही वो ग्रीस के अलग अलग इलाकों में अपने 10 सैन्य बेस बना चुका है। इसके अलावा तुर्की का ये भी दावा है कि अमेरिका ग्रीस के अलेक्जेंद्रोपोली बंदरगाह पर बड़ी तादाद में हथियार उतार रहा है। अलेक्जेंद्रोपोली बंदरगाह तुर्की से महज 45 किलोमीटर दूर है। इतना ही नहीं, तुर्की ग्रीस पर संगीन आरोप लगाते हुए ये भी कह चुका है कि अगर एजियन द्वीप को लेकर ग्रीस तुर्की के विमानों को परेशान करना जारी रखता है तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। इतना ही नहीं, तुर्की के आरोप के मुताबिक 2022 की शुरुआत से ग्रीस के लड़ाकू विमान 256 बार तुर्की के हवाई क्षेत्र में घुस चुके हैं। 158 बार तुर्की के फाइटर जेट ग्रीस के विमानों का रास्ता रोक चुके हैं। इसके अलावा ग्रीस की कोस्ट गार्ड नौकाएं भी 33 बार तुर्की के जल क्षेत्र का उल्लंघन कर चुकी हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन सितंबर 2022 में ग्रीस को जंग की धमकी तक दे चुके हैं। लिहाजा दुनिया को अब ये डर सता रहा है कि तुर्की और ग्रीस के बिगड़ते रिश्ते जल्द ही किसी जंग में तब्दील ना हो जाएं। Bir gece ansızın gelebiliriz. Niye? Eğer ellerinde bu adalar var, bu adalarda üsler var filan falan, buralardan hareketle bize karşı bu tür böyle gayrimeşru tehditler devam ederse
Sabrın da bir sonu vardır. İşte o sabrın sonu दरअसल तुर्की और ग्रीस के बीच पिछले कई दशकों से विवाद चला आ रहा है। इस विवाद का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु दोनों देशों के बीच पड़ने वाला एजियन सागर है। इस समुद्र में कई द्वीप समूह हैं जिन पर ग्रीस का अधिकार है। ये द्वीप समूह ग्रीस से दूर लेकिन तुर्की के नजदीक हैं। तुर्की का दावा है कि उसके नजदीक होने की वजह से ये द्वीप समूह उसके हैं। ऐसा ही एक द्वीप है कास्तेलोरिजो, जो कि तुर्की के दक्षिणी तट से 2 किलोमीटर और ग्रीस से 570 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी वो ग्रीस के अधिकार क्षेत्र में आता है। तुर्की और ग्रीस दोनों 1952 से नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देश हैं। बावजूद इसके आज भी दोनों देशों के रिश्तों में मतभेद और तल्खी साफ नजर आती है। दरअसल 1970 के दशक में एजियन सागर के द्वीप समूह को लेकर ग्रीस और तुर्की में नया विवाद शुरू हुआ। 1987 और 1996 में इन्हीं द्वीपों को लेकर दोनों देशों के बीच सैन्य झड़पें भी हुईं।